नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। कर गई पैदा तुझे उस कोख का एहसान है, सैनिकों के रक्त से आबाद हिंदुस्तान है। हर मोह को उसने त्यागा, तभी तो सरहद पर आज वीर जवान है। जी हाँ, आज हम चैन से सो रहे हैं क्योंकि कोई देश की सीमाओं की निगहबानी कर रहा है। उस वीर जवान की जिंदगी उसकी खुद की नहीं बल्कि वतन के नाम लिखी होती है। वो अपनी जिंदगी हथेली पर लिए ताउम्र सरहदों की पहरेदारी करता है। इस दौरान कई दफा उसे शहादत का भी सामना करना पड़ता है और पीछे रह जाते हैं असहाय माँ बाप जो अपने बुढ़ापे की बैसाखियों को गंवा चुके होते हैं, जिन्हें बेटे की सरहद के बाद हर मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि सरकार शहीदों के परिवारों के दर्द को बांटने और मदद के लिए कई तरह की सुविधाएं और सहायता राशि देती है, लेकिन अभी तक शहीद जवान के परिजनों में केवल पत्नी को ही आश्रित माना जाता है। पेंशन, नौकरी और मुआवजे से लेकर सारी सुविधाएं पत्नी को ही दी जाती है और माता पिता के लिए कुछ नहीं रह जाता। जबकि कई बार शहीद की पत्नी पूरी सहायता लेने के बाद ससुराल छोड़कर दूसरी शादी कर लेती है और सास ससुर को छोड़ जाती है जिंदगी भर रोने के लिए, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में उनकी मदद की कोई योजना नहीं है। ऐसे में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने शहीद के जन्मदाताओं की फिक्र करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। तो वतन की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी का सहारा खोने वाले शहीदों के माता पिता के लिए मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बड़ा सहारा बनकर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न सुरक्षा बलों में शहीदों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक अब शहीद की जीवन साथी के साथ साथ उसके जन्मदाता भी सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि में बराबर के हकदार होंगे और कुल आर्थिक सहायता का 50% शहीदों के माता पिता को दिया जाएगा। शहीद होने पर माता पिता अपने बच्चे और सहारे को खो देते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, शहीद के माता पिता होंगे 50% सम्मान राशि के हकदार। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने शहीदों के बुजुर्गों और असहाय माता पिता की सुध लेते हुए एक ऐतिहासिक और सराहनीय फैसला लिया है, जिसके मुताबिक अब किसी शहीद जवान को राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि में उसकी जीवन साथी के साथ उसके जन्मदाता भी बराबर के हकदार होंगे। यानी अब पूरी राशि शहीद की पत्नी को न मिलकर शहीद के माता पिता को भी आधी राशि प्रदान की जाएगी। सिर्फ सैनिक की रक्षा नहीं करता है, पूरा परिवार सैनिक होता है और पूरा परिवार सैनिक होता है। जब वो शहीद हो जाता है अपनी मातृभूमि के लिए, तो निश्चित रूप से उनके परिवार की चिंता करना इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। तो सरकार ने जो निर्णय किया है स्वागत योग्य है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोच को 20 साल लगा दिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इस सम्मान का हम स्वागत करते हैं और सैल्यूट करते हैं कि जो देश की सरहद पर हमारा नौजवान जो शहादत देता है, शहीद होता है, उसके माता पिता और परिवार को सम्मान मिलना चाहिए। दरअसल राज्य सरकार सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल सहित सुरक्षा कर्मियों की शहादत की स्थिति में उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, लेकिन अभी तक सिर्फ शहीद की पत्नी को ही आश्रित माना जाता था और पूरी सहायता राशि उसे मिलती थी, जबकि माता पिता इस सरकारी सहायता राशि और सुविधाओं से वंचित रह जाते थे। तो हालांकि इसमें बहुत ही समझदारी और बैलेंस करने की आवश्यकता रहती है माँ बाप और उसके बीच में, पर पैसा अगर लड़ाई की जड़ बन जाए, पैसा लड़ाई की जड़ बन जाए बीच में, तब इस तरह की ये समस्याएं उठ करके आती हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो माता पिता को जो ये बढ़ावा दिया गया है कि ये 50% राशि उनको दी जाएगी और 50%, तो ये एक बहुत अच्छा निर्णय है। मध्य प्रदेश सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले में सबसे बड़ा योगदान छिंदवाड़ा का भी है, जहां 1 महीने के भीतर जम्मू कश्मीर में 2 जवान शहीद हुए और मुख्यमंत्री इन शहीद जवानों के परिजनों से मिलने पहुंचे। तब पता चला कि अपने बेटे को देश की रक्षा के लिए न्यौछावर करने वाले माता पिता आज भी अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। वहीं कई मौकों पर अपने बेटों को खोने वाले माता पिता ने भी सरकार के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी कि बेटा चला गया और सहायता राशि मिलने के बाद
बहू भी ध्यान नहीं रखती। उन्हें अब आर्थिक कष्ट से गुजरना पड़ रहा है। लिहाजा सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया और शहीद के हिस्से की 50% राशि उसके माता पिता को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कुल मिलाकर ये सरकार का सराहनीय और ऐतिहासिक फैसला है, जो शहीदों के बुजुर्ग परिजनों के प्रति सरकार की संवेदना और गहरी सोच को भी प्रदर्शित करता है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान हैं गुंजन चौकसे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता भोपाल से ही हैं, अमित शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, भोपाल से ही है, आर विनायक है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब हैं हमारे साथ, राजीव सक्सेना जी हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं हमारे साथ, अनिरुद्ध जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार रायपुर से हमारे साथ। हम निश्चित तौर पर ब्रिगेडियर साहब से और कर्नल साहब से इस मुद्दे पर काफी चर्चा करेंगे, लेकिन जब शुरुआत हुई है तो एक राजनीति की पहली बात कर लेते हैं, पक्ष विपक्ष की बात कर लेते हैं। गुंजन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? गुंजन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी एक बार फिर बोल पूरा। गुंजन जी आवाज आ रही है आपको? जी अब जी गुंजन जी, बधाई हो, सरकार ने आपका बहुत अच्छा फैसला लिया है, लेकिन इतना समय लगा दिया। और दूसरा सवाल ये कि मध्य प्रदेश सरकार ने अगर ये फैसला लिया है तो आपकी अन्य राज्यों में भी सरकार है और डबल इंजन की सरकार में केंद्र में भी सरकार है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह का निर्णय अन्य जगहों पे भी होना चाहिए, अन्य राज्यों पे होना चाहिए, केंद्र स्तर पे होना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सरकार की तरफ से एक चीज कहना चाहती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये सबके साथ और सबके विकास में यकीन रखने वाली सरकार है। और जो आज फैसला लिया है, आप उस पर आभार सबसे पहले व्यक्त करूंगी कि आज हमने उन लोगों के बारे में सोचा जिनके बारे में शायद किसी सरकार ने कभी नहीं सोचा था। तो सर्वप्रथम तो हमें आभार के साथ अपनी बात की शुरुआत करूंगी उन सब शहीदों के लिए भी, उनके परिवार के लिए भी, जिन्होंने आज वो मौजूद हैं तो हम यहाँ मौजूद हैं। तो देखिए, सरकार हमेशा हर वर्ग के बारे में काम करती आ रही है। अगर आप इसी सरकार की बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरह पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, चाहे युवाओं के लिए हो या महिलाओं के लिए हो, गरीबों के लिए हो, किसानों के लिए इसमें हो, आज देखिए सरहद पे शहीद होने वाले सैनिकों का मुद्दा है। आप गरीब सर्वहारा वर्ग, सबका साथ सबका विकास, ये रटा रटाया मामला मत लीजिए, आप उनके बारे में बात करिए। बिल्कुल भी नहीं, मैंने उसी पे अपनी बात की शुरुआत की थी। आपको शायद सुनने में दिक्कत आई होगी या टेक्निकल इश्यू के कारण आप सुन नहीं पाए। नहीं, हम सुन लिए हैं, हम सुन लिए हैं। शुरुआत की थी सर, हमने आपसे सवाल किया है कि केंद्र और आपकी अन्य राज्यों में सरकार है, वहां नहीं होना चाहिए क्या? कि जो सरकार, मैंने आपसे अपनी बात यही रखी, जो सरकार सबके साथ और सबके विकास में यकीन रखती हो, जो सरकार गरीब कल्याण में यकीन रखती हो, वो सरकार ने आज शहीदों पे भी ध्यान दिया है। वो सरकार ने आज उन बुजुर्ग माता पिता पे भी ध्यान दिया है। जो सरकार, आप बताएं, एक ऐसी श्रेणी के बारे में सोचती है जहां पर जो शहीदों ने अपनी जान गंवाई है, अगर आज देश सुरक्षित हाथों में है तो सरकार ने उनके घर परिवार में सोचा है। ये जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, ये एक संवेदनशील सरकार सिर्फ इस तरीके के फैसले ले सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सैनिकों के साथ, शहीदों के साथ खड़ी है, उनके परिवारों के साथ खड़ी है। ये कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया था? जब पुलवामा अटैक के शहीदों पे भी निशाना साधा था, उनसे भी सबूत मांगे थे। ये वो सरकार नहीं है जो उन सैनिकों की शहीदी पे सबूत मांगे। ये वो सरकार नहीं है जो बाबरी मस्जिद के ढहाने पे शहीद को शहीदी मानती है। ये वो सरकार है जो बॉर्डर्स पे खड़े सैनिक जो देश की रक्षा करते हैं, ये उनको शहीद मानती है। उनके परिवारों का समर्पण को, त्याग को सम्मान देना चाहती है। और इस तरीके के जो बिल्कुल, मैं गुंजन जी, मैं साधुवाद मोहन सरकार को साधुवाद मैं कह ही रहा हूं, आभार मैं व्यक्त कर रहा हूं कि उन्होंने ये सोचा। लेकिन 1998 में कारगिल युद्ध के बाद आपको भी ध्यान होगा, मेजर अजय प्रसाद शहीद हुए थे, उनके नाम पे चौराहा है। आज पिछले 20 साल से 25 साल से उनके पिताजी और उनकी माताजी ये आवाज उठाई है कि उनकी बहू छोड़ करके चली गई, सारी सुविधाएं, वो अकेले यहां रह रहे हैं। आपको भी मालूम होगा एम्स हॉस्पिटल के पास रह रहे हैं। तो इतने दिन आपने लगा दिए। और दूसरा
केंद्र में आपकी सरकार है, मैंने आपका वक्तव्य जानना चाहा कि आपकी अन्य राज्यों में सरकार है, क्या वहां भी इस तरह से नहीं होना चाहिए जो मोहन सरकार ने फैसला लिया है? वक्त वाली सरकार है, जिस तरह मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक फैसला लिया है, बाकी प्रदेशों में भी लिया जाएगा। ये सामूहिक निर्णय से लेने वाले डिसीजन है, ये शायद मेरे और आपके कहने वाले निर्णय नहीं है, पर ये जो सरकार है ये जनता के लिए संवेदनशील सरकार है। जिस तरह आप पिछले मात्र 180 दिन में जो ऐतिहासिक फैसले मोहन सरकार ले रही है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे पर्यावरण के लिए हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, और आज हमने देखने को देखा कि बुजुर्गों के लिए निर्णय लिया गया है। इसी तरह बाकी प्रदेशों में भी हम उम्मीद करेंगे, हमें विश्वास है कि वहां भी सरकार ऐतिहासिक फैसले लेगी और हर उस शहीद माता पिता के लिए भी नमन है कि आज ये सरकार उन्हें जो सम्मान, उनके बुजुर्गों को सम्मान के लिए सरकार साथ खड़ी है। लेकिन जो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है, ये सबका साथ सबका विकास में क्यों बार बार दोहरा रही है? केंद्र में भी अगर आप देखें ऐसे कई दिशा निर्देश आ रहे हैं, कई बेनिफिट स्कीम पहले से चल रही है, चाहे बुजुर्गों के लिए हो या अन्य किसी वर्ग के लिए। उसी तरह इस एक और बेनिफिट स्कीम की शुरुआत अगर आज मध्य प्रदेश से हुई है तो ये बहुत गौरव का क्षण है। बाकी प्रदेशों में भी इस तरीके की बहुत जल्द लागू होती दिखेगी। चलिए अमित जी, मोहन सरकार की इस फैसले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सरकार के सार्थक फैसले का हम स्वागत करते हैं। निसंदेह इस तरह से जब एक शहीद सरहद पर रहता है और कहीं ना कहीं वो नौजवान हमारे देश की रक्षा करता है, तो हमारा भी कुछ दायित्व और कर्तव्य बनता है। तो कुछ जब शहीद घर आता है तो एक बहन को विधवा करता है, तो कहीं ना कहीं वो जो माँ अपने बच्चों को लालन पोषण करती है, उसे शहीद बनाती है, उसे वीर पुत्र बनाती है, कहीं ना कहीं सेना पे खड़े होने का। ये जो सरकार ने 20 वर्ष लगा दिए इस बात को महसूस करने में, कि मैं इस सार्थक पहल की स्वागत करता हूँ, सराहना करता हूँ कि इस समय कई, जैसे आपने बताया उदाहरण के कुछ पल, कुछ क्षण ऐसे आते होंगे कि वहाँ पर उनकी पत्नी जो किसी न किसी सामंजस्य न होने के कारण वो शादी कर लेती हैं, चली जाती हैं। ठीक है, सम्मान और शहीद की पत्नी का दर्जा उनको मिलना चाहिए, उनको उस आदर, वो भावना, वो उसकी सम्मान के लायक हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जिस कोख ने उस शहीद को जन्म दिया है, जिस कोख ने उस सैनिक को जन्म दिया था, उस माता पिता को भी वो शहादत का कम से कम बेटा तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो सम्मान मिलना चाहिए। और चाहे वो राशि के रूप में हो, और राशि शायद हम कितनी भी दे दें। मेरी बहन राजनीतिक कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पीठ थपथपाने की, विषय राजनीतिक नहीं है। ये कहीं ना कहीं हम कितनी भी राशि आज दे दें, वो उस माता पिता के लिए जिसने अपना बेटा खो दिया, वो क्या के आप राशि दोगे। लेकिन सरकार के इस फैसले का कांग्रेस स्वागत करती है और हम सराहना करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इस फैसले का स्वागत है। जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल, जय हिंद। लेकिन ये शुरू में जब आपकी सरकार बनी थी तब भी ये फैसला लेना था। खैर, इस मुद्दे पे विनायक जी या हमारे कर्नल साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे, उन्हीं से लंबी बात करेंगे। अनुज दुबे जी से और बात कर लेते हैं। अनुज जी, मेरी आवाज आ रही? जी, आवाज आ रही है। अनुज जी, छत्तीसगढ़ में इस तरह आए दिन इस तरह शहीद होने के जो हमारे जवान हैं, घटनाएं होती रहती हैं। और कई बार मैंने देखा है, कई परिवारों में भी गए हैं, आपने तो इसमें बहुत गहन अध्ययन किया है उनके बारे में। निश्चित तौर पे विधवा अगर हुई है तो उनको दुख होता है, इस बात का कष्ट है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन जिनने हमें जवान दिया है, अपनी सारी मोह माया त्याग करके हमें सरहद में भेजा है या नक्सलाइट क्षेत्र में भेजा है अपने बेटे को, क्या उसको हक नहीं मिलना चाहिए? और अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, जबकि आए दिन छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जवान शहीद होते रहते हैं। देखिए, ये आपका बहुत गंभीर सवाल है और छत्तीसगढ़ का सीधे सीधे मसला नक्सलवाद से जुड़ा हुआ है। और नक्सलवाद कोई आज की यहाँ छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है, पिछले करीब 45 सालों की समस्या है, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय की। और इन 45 सालों में कांग्रेस की सरकार भी रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही। ये एक अच्छी बात है कि एक जो है नई सोच का जो है सूत्रपात मध्य प्रदेश से हुआ। और किसी भी राज्य को
किसी भी अगर कि दूसरे राज्य में ऐसी कोई बात नजर आती है तो उसे अनुसरण करने में पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने नक्सलवाद के रहते में कितने ही सीआरपीएफ और कितने ही पुलिस जवानों को खोया। और मैं भी आपके चैनल में देख रहा था कि ये जो कैबिनेट का वहां पे निर्णय हुआ और उसमें इंदौर के 2 मामलों का पता चला, ये भी एक कहीं पे जिक्र आया, छिंदवाड़ा का भी जो है कहीं कुछ ऐसा जिक्र आया। तो यहां पे भी छत्तीसगढ़ में एक भिलाई का एक मुद्दा रहा। भिलाई का एक जवान शहीद हुआ था और वहां पे उसको जो राशि जो है नक्सली वारदात में शहीद हुआ था और राशि जो दी गई थी तो वो पूरी राशि जो है उसकी पत्नी को गई थी। बाद में कुछ ऐसा संयोग रहा कि पत्नी ने दूसरी शादी कर ली और माता पिता के पास कुछ भी नहीं रहा, तो उन्होंने शासन से गुहार लगाई थी और उस पर लंबी चर्चा छिड़ी थी। तो आज जो मध्य प्रदेश की ओर से एक सार्थक पहल हुई, जिसका हमारे कांग्रेस के मित्र ने भी स्वागत किया और सभी लोगों को करना भी चाहिए, तो छत्तीसगढ़ को इसमें बिना देर किए आत्मसात इसे करना चाहिए। इसलिए क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ की इस नक्सल समस्या को लेकर बहुत गंभीर हैं, काफी चिंतित हैं और उन्होंने खत्म करने की इसको बात लगातार कही है। और हमारे के छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय का प्रभार भी है, वो भी ये इनके प्रकार जो है नक्सली समस्या को खत्म करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जवानों की जो शहादत हो रही है, जो क्रम रुक नहीं पा रहा है, तो उनके हित में जो मध्य प्रदेश में जो निर्णय हुआ उसे अगर कहीं छत्तीसगढ़ में भी आत्मसात करें तो वो प्रेरणास्पद उदाहरण होगा, अनुकरणीय उदाहरण होगा और बड़ा मैसेज देने वाला उदाहरण होगा। जी जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में भी होना चाहिए। हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब विनायक जी हैं। विनायक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी विनायक साहब, मध्य प्रदेश में फैसला हुआ है, जो मैंने और अध्ययन किया, हरियाणा में 70% राशि उनकी विधवा को दी जाती है जो शहीद होते हैं और 30% राशि उनके माता पिता को दी जाती है। इस तरह अन्य राज्यों में भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? केंद्र सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? ये जो फैसला मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है, ये बहुत ही सही फैसला है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि ये जब भी कोई भी सैनिक जब वो भर्ती होता है जी, तो उसके डॉक्यूमेंट में ये लिखा जाता है कि उसके मरने के बाद कि उसका नॉमिनेशन किसको जाता है। वो क्योंकि जब भर्ती अमूमन जो भर्ती होते हैं वो शादीशुदा नहीं होते हैं, तो वो या तो अपने माँ या पिता को अपना नामांतरण नेक्स्ट ऑफ किन डॉक्यूमेंट में होता है। और जब शादी हो जाती है तो फौज वो नामांकन चेंज करती है और वो उसके पत्नी को ओर जाती है। तो ये तो एक लीगल, क्योंकि जहां पे भी पैसे आएंगे उसमें लीगैलिटीज होती है। और ये आम जीवन में भी अगर आप देखा जाए तो ये नॉमिनेशन, अब जैसे वसीयत डालना, ये फौज में थोड़ा सा ज्यादा है। हर फौजी सैनिक को अपना वसीयत डालना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होता है कि जब ये प्रॉब्लम सामाजिक है, ये माता पिता या बहू का प्रॉब्लम नहीं है, ये सामाजिक है। ये कारगिल युद्ध के बाद जब ये एक्स ग्राशिया पेमेंट को बढ़ाया था तो उसमें कुछ चंदे केस आए थे जिसमें जो बहू और उनके ससुराल के बीच में ये विवाद आए थे। जहां तक सेना है उसमें अगर जो राशि पत्नी को मिली है और अगर उनके माता पिता अगर एक कंप्लेंट करते हैं तो सेना मुख्यालय उसकी पूरी जांच कराती है और जो उसके बाद वो पैसा जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन उसके लिए क्या है कि एक किसी भी तरफ से कंप्लेंट जानी चाहिए। लेकिन जो अभी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है ये बहुत ही अच्छा है। इसमें क्योंकि राशि ज्यादा है, माता पिता भी उतना ही मतलब महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपना बेटा पैदा किया है, फौज में दिया है, और इसलिए जो उनका भी पक्ष रखते हुए
उनको भी मतलब जो है इन्होंने 50-50% जी जो हरियाणा अगर 70% उसकी बीबी को दे या माँ बाप को 30 दे, ये तो एक निर्णय का सवाल है। और जहां तक फौज है, मेरे ख्याल से वो तकरीबन 55-45% देता है। हो सकता है ये फिगर चेंज हो गया हो, मेरे को रिटायर होके 14 साल हो गए हैं, लेकिन ये जो माता पिता और बहू के बीच में एक क्लियर कट मतलब अगर ये राशि का विभाजन हो तो ये बहुत ही अच्छा है, इसमें विवाद नहीं होगी। नहीं, थोड़ा सा मैं इसको और हम जानना चाहेंगे थोड़ा डिटेल में। जैसा कि आपने कहा कि अगर कंप्लेन करते हैं, एक तो ये होता है कि नामिनी भरते हैं तो पहले माँ बाप होते हैं, उसके बाद पत्नी हो जाती है, तो पत्नी नामिनी हो जाती है तो जो उनको अनुग्रह राशि दी जाती है सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो पूरी पत्नी को चली जाती है या उसमें माँ बाप को भी कुछ हिस्सा जाता है। दूसरा, आपने कहा कि कंप्लेंट करें तो जांच की जाती है, तो कंप्लेंट तो ऐसे कई हो चुकी हैं, लेकिन जो मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पे, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, मध्य प्रदेश से ही रीवा में हो चाहे भोपाल में हो, कई ऐसी कंप्लेंट गई हैं जहां कोई इस तरह के जांच का निर्णय नहीं आया है। उनकी बहू उनको छोड़ के जा चुकी है, जो उनको राशि मिली है वो लेकर के चली गई है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ। लेकिन इसमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि वो माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसी है। जी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, अगर माता पिता आर्थिक तौर पे सक्षम है और उनको तो फिर मतलब उसके लिए जो है अलग है। जो पहला जो हक होता है वो किसी भी उसके पत्नी का होता है जी, क्योंकि ये सामाजिक प्रॉब्लम है जी। ये प्रॉब्लम न गवर्नमेंट की है, ये ना शहीद की है, ये प्रॉब्लम सामाजिक है जी। इसमें समाज को सुधरना है और इसमें ना गवर्नमेंट कुछ कर सकता है और ना जो आर्मी कुछ कर सकती है। ये जो सामाजिक प्रॉब्लम है, जो पैसा देख के जो लालच आता है समाज में और गलत लोग मतलब सुझाव देते हैं, वैसे माता पिता और बहू के जो ससुर और बहू के बीच में कभी विवाद नहीं होता है। ये जो समाज के वजह से ये विवाद आती है, तो ये समाज को समझना है कि ये शहीद हुआ है, उसके माँ बाप भी उतने जरूरी है, उसके जो पत्नी है वो भी उतने जरूरी है, तो इसलिए उसको उस नजर से देखना है। इसमें मतलब ना पत्नी के ऊपर, या पत्नी ने भी अपना पूरा मतलब जिंदगी बिना अपने पति का मतलब बिताना है, तो उन्होंने भी, उनके बच्चे छोटे हैं, कई बार जो बच्चे छोटे होते हैं उनकी पूरी परवरिश करनी होती है, तो इसलिए ये जो है ये जो आप बात कर रहे हैं ये राशि है जो स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है। जी जी। इसके अलावा जो शहीद को जो गवर्नमेंट के तरफ से अपने तरफ से भी राशि मिलती है जी, उसकी खुद की जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस, जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस में अभी आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस को ऐसा कर दिया है कि अगर अफसर वो कॉन्ट्रीब्यूटरी है, जैसे इंश्योरेंस लेगा उसका प्रीमियम उसके तनखे से कटता है, तो वो भी राशि काफी बढ़ा दिया गया है अभी कुछ चंद एक साल से। एक अफसर का 1 करोड़ है और एक जवान जेसीओ का, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन कम है, वो तकरीबन 50 लाख तक वो मिलता है। उसके अलावा जो है वो एक्स ग्राशिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो भी 20 लाख उधर से मिलती है। ये जो आप बात कर रहे हैं ये वही है जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। मेरे ख्याल से ये राशि सिर्फ 10 लाख है, ये 10 लाख का वो विभाजन कर रहे हैं। जो बाकी गवर्नमेंट दे रहा है उसका इससे कई गुना ज्यादा उस जवान को हमारी सेना और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, विनायक साहब से जो मुझे मालूम है वो 1 करोड़ की राशि है। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल राजीव सक्सेना जी हैं। सक्सेना साहब, आपके पास भी इस तरह से बहुत सारी शिकायतें आई होंगी या किस्से कहानी सुनने को मिले होंगे कि ये हो गया और सारी पत्नी पर उनकी जो शहीद है उनकी पत्नी लेके चली गई, सास ससुर अकेले छोड़ गए। और
जैसा कि अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जो उनको मालूम है, और उन्होंने कहा रिटायर्ड हुए 14 साल हो गए, तो मुझे नहीं मालूम है, आपको ज्यादा बेहतर मालूम होगा कि 45 और 55 का रेशियो कटता है, कुछ ऐसा है क्या? मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि जो ब्रिगेडियर विनायक साहब ने बताया उसके आगे एक आध चीज़ और जी। मुझे याद है कारगिल के टाइम पे जी। भोपाल का ही एक इंसिडेंट था जी। जिसमें शायद कोई जवान या ऑफिसर, मोस्ट प्रोबेबली कोई जवान की डेथ हुई थी जी। और उसके बाद पेपर्स में आया था कि उसके पिताजी ने शादीशुदा को वीरगति प्राप्त हुई थी जी। और पेपर्स में आया था कि उसके पिताजी ने सूद पे पैसा उठाया था जी। ताकि उसकी जो सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं समाज के अंदर, कुछ दिनों के बाद कुछ खाना खिलाया जाता है, इस सब के लिए उनकी ऐसी हालत थी कि वो उनके उतने पैसे नहीं थे जी। तो ये तब से ही काफ़ी फौज में इस बारे में बातचीत होती रहती थी और आज बहुत अच्छा ये सुन के लगा, पता चला सुबह पेपर में देख के कि अब से पेरेंट्स को भी 50% मिलेगा, जो बहुत अच्छा अमाउंट है। 1 करोड़ का 50% 50 लाख होता है जी। ये बहुत अच्छी चीज़ है जी। और शायद धीरे धीरे करके बाकी स्टेट्स में और बाकी जगह भी ऐसे चालू होगा। मैं एक दो चीज़ और बताना चाहूँगा कि पिछले कई सालों से, शायद कारगिल के बाद ही, जो जैसे ब्रिगेडियर विनायक साहब ने बताया कि एक नॉमिनेशन होता है, लीगल प्रोसेस है वो, जिसमें कि आपका जैसे बैंक है, लीगल आयर है, जो कि आपकी धर्मपत्नी होती है जी। पर उसके अलावा जो फौज का इंश्योरेंस होता है, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस होता है, वो जवानों का करीब 50 लाख के करीब उसकी वैल्यू है और उसमें से 25 या 33% रोक के रखा जाता है और वो अगर पेरेंट्स की तरफ से रिक्वायरमेंट होता है तो उनको दिया जाता है जी। मैं साथ ही साथ, मतलब पत्नी को न दे के उनके पेरेंट्स को दिया जाता है। पूरे 50 लाख में से 25 या 33%, मोस्ट प्रोबेबली शायद 33% रोका जाता है जी। जिसपे से 25% तक पेरेंट्स को, माताजी पिताजी को दिया जाता है। इसका प्रोसीजर है, मतलब मैं इस बारे में अभी अपन मोटे तौर पे ये वाली बात करना चाहूँगा जी। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे ब्रिगेडियर विनायक साहब ने बोला, ये सारे सोशल इश्यूज हैं जी। एक घर में बहू भी लड़की जैसी होती है और कम से कम मुझे ऐसी आशा है कि कल इतना बड़ा अमाउंट अगर पेरेंट्स के पास जाएगा तो कई घरों में शायद वो पेरेंट्स भी इसको अपनी बहू को ही दे दें, ऐसा भी हो सकता है जी। और पर ये सारे सोशल इश्यूज हैं। पर ये बहुत अच्छी बात है कि आज के बाद जो वीरगति प्राप्त करेंगे मध्य प्रदेश के यूनिफॉर्म जेसीओ, जवान, ऑफिसर्स, उनके माताजी पिताजी को भी शायद उस तरह का दिन नहीं देखना पड़ेगा जब उनको सूद पे पैसे उठाना पड़ रहा है अपने बेटे के लास्ट राइट से कनेक्टेड फंक्शंस के अंदर जी। और जो इतना पैसा था वो सारा बहू रानी लेके गई है। ये इस तरह की चीज़ें, मतलब जैसे सोशल इश्यूज हैं, ये चीज़ें शायद कम होंगी। मैं 37 साल नौकरी करी इन्फेंट्री में, असम, मणिपुर, श्रीलंका, जे.एन.के में कई बार, और ये हमने बहुत बार ऐसे केसेस देखे हैं। हमारे हाथ बंधे होते थे पहले कि जो भी नॉमिनेशन है उसके पास पैसे जाएंगे पूरे, जितने भी क्योंकि ये सरकारी पैसे देने की कार्रवाई एक रूल के हिसाब से होती है जी। और जो रूल था, जो फौज में रूल है नॉमिनेशन का, नेक्स्ट ऑफ किन का, जैसे हमारे बैंक अकाउंट होते हैं, केवल एनओके को ही मिल सकते हैं पैसे या लीगल आयर को मिल सकते हैं, उस तरह के अलावा जो अभी डिसीजन लिया गया है कि अभी से पेरेंट्स को भी दिया जाएगा इस एस ग्राशिया में। ये मध्य प्रदेश राज्य में हुआ केवल, बहुत अच्छी बात है ये जी। और शायद जैसे आप बोल रहे हैं कि हरियाणा में भी ऐसे ही है। हरियाणा में 70 और 30 है। ठीक है। मध्य प्रदेश में जो राज्य की सरकार अपने राज्य के बेटे को शहीद होने पे देती है, उस पे है ये। मैं उसी बात कर रहा हूँ जी। अगर हरियाणा में 70-30 है, 50, ये सब पॉलिसी की बातें हैं, पर कुछ चालू है जी। और ऐसा शायद बाकी स्टेट्स में भी देख के, क्योंकि ये काफी वाजिब डिमांड है जी, रिक्वायरमेंट है। इसके बारे में किसी को, मतलब मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा, मैं केवल एक सोशल इश्यूज से और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बात करूँगा, क्योंकि हम जब सर्विस में थे तो हमारे जवानों के माताजी पिताजी, उसकी शादी के बाद उसकी धर्म पत्नी,
ये सब उसका हमारे लिए वो पूरा परिवार ही था एक। जी। तो मेरी तरफ से ये मेरा मानना है कि बहुत अच्छा डिसीजन है, और इससे अगर पुराने केसेस भी खुलेंगे जिसमें पेमेंट नहीं हुआ होगा तो शायद लोगों को अच्छा लगेगा। जी। क्या आपको, जैसे आपने कहा कि उन्होंने सूद से पैसा उठा के अपने बेटे का जो अंतिम संस्कार के बाद जो सामाजिक रस्में होती हैं वो पूरी करने के लिए लिया, ऐसी स्थिति में अगर नामिनी नहीं भरा है उन्होंने, नामिनी माता पिता ही है और उनकी शादी हो गई है और उन्होंने उसको चेंज नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में किसको मिलता है? देखिए, ऐसा है कि नॉमिनी लिखने में भी आप जानते होंगे कि नॉमिनी इज नॉट जिसको पैसा मिलेगा, नॉमिनी वो है जिसको पैसा लीगल आयर को देना है। अगर नॉमिनी नहीं भी चेंज हुआ है और पैसे अगर किसी हालत में पेरेंट्स के पास चले गए हैं और अगर शादी हो चुकी है तो उसका लीगल आयर उसकी धर्मपत्नी है। तो अगर ये जो नॉमिनी, मतलब ये तो हम अपने सब डॉक्यूमेंट्स में नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनी की जिम्मेदारी है कि जो लीगल आयर उसको पैसे दिए जाएं। अगर ज़रूरत है तो कोर्ट में जाके लीगल आयर फिक्स होगा। और कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं। मेरे एक बटालियन जब मैं सीओ था, एक हमारे यंग ऑफिसर थे जिनकी शादी के बहुत थोड़े से दिनों के अंदर ही मणिपुर में एम्बुश में वीरगति प्राप्त हुई थी। उनके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थे, मतलब आप ऐसे मानिए कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर दी थी, हमारी तरफ से कुछ कार्रवाई हमारी बची थी। पर अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की होती, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे, हमने उनकी वाइफ के पूरे पब्लिश करी, उनको एनओके बनाया। पर अगर ऐसा नहीं हुआ होता मान लीजिए, तो तब भी क्योंकि पेरेंट्स का नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ का हक नहीं है, वो हक वाइफ का ही है। नॉमिनी कोई भी हो, नॉमिनी की जिम्मेदारी है कोर्ट के हिसाब से कि वो जो भी लीगल आयर उसको पैसे देंगे, उसके ये पैसे उसके पास नहीं जाते। जी। कायदे से होना क्या चाहिए? मैं आपका एक, अब चूंकि आप रिटायर हो चुके हैं, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50-50% का दोनों के बीच में बंटवारा हो? ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे हिसाब से। इसके बारे जो अभी जो रूल है, आप देखिए किसी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर जो रूल है उसमें तो पेरेंट्स का कोई हक नहीं है, एक नॉमिनी है। मैं वही कह रहा हूँ, रूल्स बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है, मैं इसके ऊपर कोई मेरा व्यू नहीं है। पर मेरा ये व्यू जरूर है कि एमपी गवर्नमेंट ने जो अपनी तरफ से जो अनुकंपा दे रही है, इसमें पेरेंट्स को एक परसेंटेज दिया है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। चलिए, इसमें राजनीतिक प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। अमित जी, क्या लगता है आपको कि इसमें रूल्स बदलने चाहिए नहीं बदलना चाहिए? देखिए, अभी जो हमारे रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब जो बोल रहे थे, निसंदेह एक नौजवान ख़त्म होता है अगर उसकी शादी हुई होती है और खासकर बच्चे होते हैं, तो वास्तविक और सामाजिक जीवन की जो बुराइयां हैं, अगर हम उस पर ध्यान आकर्षित करें तो इस बात को निसंदेह कहीं कोई बात नहीं है कि कईयों के माता पिता ऐसे होते हैं कि जो राशि तो मिलती है कि वो कई लोग अपनी बहू को और अपने उसके शहीद के बच्चे को ही वो दे देते हैं, भले ही वो 30% हो, 20% हो या जितना भी अधिकार हो। लेकिन कई शायद सामाजिक कुरीतियां ऐसी होती हैं कि वो राशियां बहू और सास ससुर में इतनी प्रतिद्वंद्विता के तौर पर सामाजिक बुराइयां बढ़ जाती हैं कि वो अंतोगत्वा कोई डिसीजन लेती है किसी भी उस परिवार की पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, जिसके कारण कई बार ऐसी चीजें हैं कि वो उसकी पत्नी सफर करती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, और जो माता पिता को राशि मिलती है वो दूसरा भाई और दूसरे रिश्तेदार उन राशि को हड़पने की कोशिश करते हैं। इसमें ठीक कहा राजीव सक्सेना जी ने कि इस पे एक गंभीर अध्ययन की आवश्यकता है, कई पहलुओं पर गौर करने की आवश्यकता है जब इस बात पर। लेकिन खासकर जो मध्य प्रदेश सरकार का फैसला है वो फैसला सार्थक है, लेकिन जब इस फैसले पर निर्णायक तौर पर किसी शहीद को राशि देने की बात आए तो वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी को और मध्य प्रदेश की सरकार को इस बात पर विचार किया जाए कि सही हाथों में वो चीज पहुंचे जिसका कोई जो व्यक्ति, उसका बच्चा या पत्नी हकदार और माता पिता हकदार हो। और जैसा अभी अग्निवीर है, मैं इसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे नहीं ले जाना चाहता, चूंकि ये सैनिक से, शहीद से, शहादत से जुड़ी बात है। तो जो 5 साल के लिए केंद्र की सरकार ने अग्निवीर की शुरुआत करी है, मैं कहता हूं इस पर पुनः विचार हो, क्योंकि मेरे ही कई परिवार में ऐसे लोग हैं जो सेना में हैं
वो इस बात पर नौजवान आपत्ति करता है तो शायद जो पूरी भर्ती होती थी मध्य प्रदेश की और देश की केंद्र की सरकार को पुनः विचार करना चाहिए और वो पुरानी पद्धति को लागू करना चाहिए। चलिए अग्निवीर, हमारा ये कहना, आपने तो ये बात बता दी कि पैसे हड़पने का प्रयास करते हैं उनके परिवार के, सास ससुर के, लेकिन आप, मैं सीधे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, मेजर अजय प्रसाद जी की पत्नी का और उनके सास ससुर का स्थिति सब कुछ सामने मालूम है। कई बार वो मुखर भी होकर के, उनकी माँ शहीद मेजर अजय प्रसाद की माँ मुखर होकर कहीं भी है कि हमारी बहू तो हमको छोड़ के चली गई, जो भी सुविधाएं थी वो लेके चली गई। तो ऐसी स्थिति में कभी भी ऐसे भी प्रकरण होते हैं कि जब विधवा अपने सास ससुर को छोड़ के चली जाती है, उनका तो बैसाखी जो था, सहारा था, वो तो चला गया और वो चली गई दूसरी जगह। अब वो लीगल शादी की, अनलीगल शादी की, वो अलग मामला है। तो इन स्थितियों में क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, 50% बंटना चाहिए? अमित जी नहीं, बिल्कुल मैंने कहा ना त्रिपाठी जी के वो बंटना चाहिए, ये एक सामाजिक दृष्टिकोण है। अगर जिसके माता पिता की अपनी बहू के प्रति, अपने शहीद बेटे के प्रति और उस जो छोड़े गए, जो बच्चे छोड़ गए वो इस देश के खातिर जो शहीद हुए हैं, इस माटी में जो खून दिया है, उनके बच्चे उस शहादत को याद रखें। नहीं तो ऐसा नहीं कि देश के लिए वो शहीद हो गए। और आज कई ऐसे उदाहरण भी न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिले हैं कि सिवनी का एक परिवार जो है, उसकी विधवा जो पत्नी है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही और कई बार सरकार से गुहार लगा रही है। उसके बेटे को कागज में तो पत्नी को पेट्रोल पंप दे दिया गया, लेकिन आज तक वो जमीन भी आरक्षित नहीं की गई। कई ऐसे उदाहरण हैं जो पेपर पे और सरकार के डिसीजन पर कुछ और होता है और हकीकत में कुछ और होता है। इस बात पर गंभीरता से निर्णय माता पिता के, मेजर शहीद जो अजय जी हैं उनका जिसने आपने जिक्र करा, निसंदेह उनके माता पिता की एक अपनी पीड़ा है, उनको अधिकार मिलना चाहिए। और जैसा रिटायर्ड कर्नल जी ने कहा कि उनको सेना ने भी पैसा जो देती है, वो सेना माता पिता को भी 45 और 50 का कुछ एक रेशो रहता है, वो राशि मिलती है। और केंद्र जो राज्य सरकार की राशि है, इसका जो 50-50 का निर्णय है, ये देश में कई राज्यों में होना चाहिए, लेकिन इस पर गंभीरता से विचार बिंदु के आधार पर परिवार की स्थिति को देखकर भी होना चाहिए। गुंजन जी, आपकी भी राय जानना चाहूंगा। कोई राजनीतिक प्रक्रिया की बात नहीं हो रही है, क्योंकि एक आप बहुत बड़ी पार्टी से बिलोंग करते हैं, राजनीतिक हस्ती हैं आप। ऐसी स्थिति के कारण हम और आप होते हैं, हम सरहद पे जो हैं, ऐसी स्थिति में क्या नहीं लगता है कि जिस मां ने पैदा किया है उस वीर जवान को, उसका हक बनता है, कहीं पत्नी के बराबर उसका तो हक बनता है? देखिए त्रिपाठी जी, मैं दोनों पहलू से बात करूंगी, सामाजिक पहलू से भी और कानून के पहलू से भी, क्योंकि मैं अधिवक्ता भी। देखिए, पहले से ही मध्य प्रदेश में मैं बहुत गौरव के साथ कहती हूँ कि एक ऐसा कानून था जो बुजुर्गों के हक के लिए कानून बना था, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। ये कानून में यही प्रावधान थे कि कोई भी माता पिता या बुजुर्गों को प्रावधान दिया गया है कि वो अपने बच्चों से राशि ले सकते हैं। और वो बच्चों में बेटे भी आते हैं, और अगर बेटे नहीं रहे तो बेटे के 10 बच्चे भी आते हैं, बहू भी आती है, स्त्री भी आती है। तो देखिए, राइट के लेके पहले कई कानून है, और उसी कानून को ध्यान में रखते हुए एक प्रावधान किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कि जितना अहम भूमिका एक पारिवारिक रूप में देखें या सामाजिक रूप में पत्नी की होती है, उतनी ही अहम भूमिका माता पिता की भी होती है। और माता पिता भी उसी तरह आश्रित होते हैं अपने ही बच्चों पर। तो जो शहीद के जो पैसे मिलते हैं कॉम्पनसेशन के, जिसमें हम बात करते हैं 1 करोड़ रुपए की राशि, उसमें 50% का प्रावधान इसीलिए किया गया है माता पिता के हक को ध्यान में रखते हुए। ये सामाजिक तौर पर भी एकदम वाजिब है, और कानूनी में भी इसको देखा जाए तो ये होना जरूरी है। और यही देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने ये पहल उठाई है ताकि बैलेंस बना रहे परिवार में, पत्नी अपने आप को, अपने बच्चों को भी मेंटेन कर पाए, और बुजुर्ग माता पिता किसी और के आश्रित ना हो पाए और उनको भी अपने आप को मेंटेन कर पाए। तो जैसे मैंने बोला, मेंटेनेंस तो पहले से ही कानून में प्रावधान दिया गया हुआ है, स्पेशल कानून मध्य प्रदेश में बना था। मैं गौरव के साथ कहती हूँ, मध्य प्रदेश पहला राज्य था भारत में जिसने उस कानून को लागू किया था 2009 में। ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा से बुजुर्गों के लिए संवेदनशील रही है और आगे काम कर रही है। और ये जो भी डिसीजन है सामाजिक रूप में, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और देखिएगा कि इससे समाज में जो परिणाम है वो बहुत सार्थक परिणाम हम सबके सामने आएंगे। आपकी आवाज बहुत अच्छी सुनाई नहीं पड़ रही गुंजन जी, स्पीकर थोड़ा पास में करेंगी?
जी, अभी मेरी आवाज आ पा रही है आपको? हाँ, इसके पहले हमारे दर्शकों ने आपकी सही आवाज नहीं सुनी है, लेकिन बहुत अच्छा आपने लेकिन आपको नहीं लगता है कि थोड़ा इस तरह से जो कानून बने हैं, निश्चित तौर पे नियम बने हैं, परिपालन उन्हीं का होगा, कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन करने की जरूरत है, क्या आपको नहीं लगता? देखिए, परिवर्तन की जरूरत थी और इसीलिए परिवर्तन किया गया है। मैंने आपको जो बोला कि कानून पहले से बने हुए हैं मध्य प्रदेश में बुजुर्गों के, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार को साधुवाद में पहले दे चुका हूँ। बिल्कुल होना चाहिए, जिस तरह मध्य प्रदेश ने पहल की और राज्यों में भी पहल होनी चाहिए और होगी भी। ये आश्वासन, ये विश्वास है कि सरकार जहां पर भी काम कर रही है जनता के हित के लिए कर रही है। और देखिए, पहल हुई है, सामाजिक परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, सार्थक रिजल्ट इसके सामने आएंगे, तो दूसरे राज्य में भी इसको फॉलो किया जाएगा और जल्द से जल्द ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस वहां पर भी बनेंगे। चलिए बात फिर ब्रिगेडियर साहब के पास चलते हैं। ब्रिगेडियर साहब, क्या आपको नहीं लगता है, जैसा कि आपने कहा, निश्चित एक जो पहले से कानून बना हुआ है, नियम बने हुए, उसी के तहत कर सकते हैं, ये आपकी मजबूरी है, लेकिन आपके सामने भी ऐसे कई प्रकरण आए होंगे कि जब शहीद जो हुआ है उनकी पत्नी, मैंने इसके पहले आप यही रह रहे हैं, मेजर अजय प्रसाद जी के माता पिता भी यही रह रहे हैं, उनने कई बार मीडिया के सामने, कैमरे के सामने भी इस चीज को उन्होंने अपनी पत्नी का दुखड़ा रोया है, अपनी बहू का। तो क्या आपको नहीं लगता है इसमें परिवर्तन होना चाहिए? एक निष्पक्ष, मैंने इस भारत देश का नागरिक होने के नाते मैं पूछ रहा हूं, आप कुल आर्मी में अधिकारी रहे उस नाते नहीं पूछ रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, मैं माननीय अजय प्रसाद के माता पिता को अच्छे से जानता हूं जी, और उनके, लेकिन एक चीज है, इस माध्यम से हम सिर्फ एक पक्ष देख रहे हैं, हमने वो उनके विधवा पत्नी के पक्ष नहीं बोल रहे हैं जी। उस बारे में मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा, और इसमें देखना चाहिए कि माता पिता सक्षम है या नहीं है, उनकी उनको किस पद पे थे, क्या उनके और भी बच्चे थे, उनका एक और बेटा नेवी में है, वो खुद एक साइंटिस्ट, एक उच्च अधिकारी सिलेक्शन बोर्ड में थे। ये कई चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं इसके अच्छाई और बुराई में नहीं बात कर रहा हूं, और ये मुद्दा लाना मैं जायज नहीं समझता हूं। लेकिन मैं एक और मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूं जी। जहां तक जो सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा सरकार से सुझाव एक और है कि जब आर्मी हेडक्वार्टर ने पूरी जांच करके एक शहीद को बैटल कैजुअलिटी डिक्लेयर किया है, लेकिन जो यहाँ पे बैठे वल्लभ भवन में बैठे हुए बाबू लोग, ये लोग क्या करते हैं, ये बोलते, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक सिपाही रास्ता क्लियर करने के लिए बुलडोजर चला रहा है, पूरा मतलब स्नो, उस एरिया में स्नो है और ये जोखिम का काम है, वो एवलांच में मर जाता है, वो बोलते हैं गोली नहीं खाया है। लेकिन कई लोग हैं वो गोला बारूद लेके कॉन्वॉय में जा रहे हैं, उनकी गाड़ी लैंडस्लाइड में फंस जाती है, और ये तो इन लोगों को वो नहीं देते हैं, ये जो अभी बात कर रहे हैं, इनको फौज से मिल जाता है जो मिलना है, फौज ने उनको बैटल कैजुअलिटी डिक्लेयर किया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश वो बोलते हैं नहीं कि असम लड़ाई, आज के जमाने में लड़ाई पीछे से भी होती है, आगे से भी होती है, ये वो तलवार और तीर कमानों की लड़ाई नहीं है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स लड़ाई है। और इसलिए मैंने यहाँ पे एक केस है, मैं गया हूँ क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का एक्स सर्विसमैन का लीग का अध्यक्ष हूँ, और मेरे पास कई आए हैं, जब मैंने इसका पॉइंट दिया है सैनिक कल्याण को, वो बोलते हैं लेकिन वो ये गवर्नमेंट नहीं मानता है जी। इसलिए मेरा ये बोलने का मतलब है कि एक बार आर्मी या इस संस्था ने उसको बैटल कैजुअलिटी डिक्लेयर कर दिया है तो उसको मानना चाहिए और सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन एक और तो जिनको मिलता है उनकी बात है, जिनको नहीं मिला है उनकी क्या बात है। बिल्कुल, इसमें एक और संशोधन आपने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ गोली नहीं खाई है इसलिए उनको जो भी अनुग्रह राशि मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। एक मैं कारगिल के समय का ही एक बात बताऊं, यही का भोपाल का मामला है, आपके बाणगंगा के में रहते थे, संभवतः नेगी परिवार है, उनके बेटे की कारगिल के दौरान जब युद्ध चल रहा था
कोई भी उस समय दुर्घटना घटी होगी, उनके चूंकि बेटे की लाश नहीं मिली थी, वो माँ बाप भटकते रहे हैं, मुख्यमंत्री भी सचिवालय भी गए, सब लोगों से मीडिया के सामने भी आए, मैं भी उस समय 98-99 में उनके सामने गया, तो उनको इस तरह की कोई सुविधा इसलिए नहीं मिली क्योंकि उनके बेटे की लाश नहीं मिली, और लाश नहीं मिली तो उनको शहीद माना ही नहीं गया। ऐसी स्थिति में कुछ संशोधन हुआ है क्या उसके बाद आर्मी में? आर्मी में अगर कोई मिसिंग होता है, लाश नहीं मिलती है, तो उसका प्रोसीजर होता है, उसमें होता है मिसिंग प्रिज्यूम डेथ। उसको माना जाता है कि वो जैसे 1962 की लड़ाई हुई, उसमें कई लाशें नहीं मिली है, लेकिन उनको काफी मतलब उन परिवारों को मशक्कत करनी पड़ी, और उसके बाद काफी 10 या 15 साल बाद उनको कैजुअलिटी डिक्लेयर की गई। तो मेरे ख्याल से उसको लेना चाहिए अगर जी उनकी परिस्थिति होती है, क्योंकि बाहर में एक भी कैजुअलिटी होती है, अगर आदमी मिसिंग भी होता है जी, तो उसका उस समय रिकॉर्ड होता है, उसका रिकॉर्ड होगा, वो पिछली लास्ट उसको किसने देखा, किस परिस्थिति में देखा, तो ये सब जो है ये रिकॉर्डेड रहता है। अगर उसका जांच किया जाए तो हो सकता है ये जो आप बात कर रहे हैं उसको केस खुल सकता है, उनको एरियर के साथ दिया जा सकता है। लेकिन मुझे तो मालूम था कि 5 साल तक वो भटकते रहे, उनको नहीं मिला। एक बार फिर हम चलते हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं हम। लेकिन जी बोलिए ब्रिगेडियर साहब। नहीं, ये तो आपने जो वल्लभ भवन में बैठे बाबूजी को पूछना है। नहीं, ये वहां से, ये केंद्र सरकार से जो आपका आर्मी डिपार्टमेंट है, रक्षा विभाग है, वहां से उनको शहीद नहीं माना गया। तो जी मैं आपके पास आता हूं। हो सकता है कि मैं बोलना नहीं चाहता, हो सकता है वो बैटल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बैटल में वो बैटल कैजुअलिटी ना हो, उसका किसी और कारण से डेथ हुआ हो। नहीं, वो तो युद्ध के दौरान नदी क्रॉस कर रहे थे, नाला क्रॉस कर रहे थे, जिसमें वो बह गए, बाकी उनके साथी निकल गए। जो पूरी बटालियन थी उसमें से कुछ लोग लापता हुए थे, जिसमें यहाँ के नेगी परिवार का एक सैनिक भी था। इसके लिए केस है, इस केस को खोल सकते हैं, और मेरे ख्याल से कभी भी केस खोल सकते हैं। जी सक्सेना साहब, अगर हम समझते हैं वो सही है तो हमको केस खोलना जरूरी है। जन अभियान चलाओ और उनको उनका हक। नहीं, ये आर्मी के जो सख्त रूल हैं उनमें कहीं ना कहीं लचीलापन होना चाहिए, जो मेरा सोचना है। खैर सक्सेना जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस मामले में। मैं आपको बोलूं, ये आर्मी के रूल नहीं, आर्मी रिकमेंड करता है, लेकिन निर्णय वाले जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सिविल ऑफिसर्स लेते हैं। जी सक्सेना साहब, इसका प्रोसीजर है, जब कोई मिसिंग यहां से आर्मी से रिकमेंड होके गया है, लेकिन अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जी जो लोग बैठे हैं वो हाँ या ना, एक डेस्क ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिसाइड करता है कि ये बैटल कैजुअलिटी है या नहीं है। सेना नहीं डिसाइड करता है, सेना ने उनको रिकमेंडेशन देता है। जी कर्नल साहब, मेरा एक्सपीरियंस है कि तो इसलिए वर्दीधारी लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल विनायक साहब, हमारे सीडीएस और एक डिपार्टमेंट ऑफ। विनायक साहब, इस मुद्दे पे हमारे सक्सेना जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। जी सक्सेना साहब, तो इसका फौज में प्रोसीजर है कि किस तरह से 7 साल के बाद डिक्लेयर होता है जब मिसिंग इन एक्शन होता है, या अगर उस पीरियड के अंदर कोई कॉन्क्रीट प्रूफ मिल जाते हैं। जी केवल बॉडी मिलना ही नहीं, एक कॉन्क्रीट प्रूफ उसके अलावा भी। जी तो आम तौर पे ये सब चीज़ें और बेहतर होती जा रही हैं। जैसी 62 में ब्रिगेडियर विनायक साहब बता रहे हैं, तब से आज की तारीख में थोड़ा सा हालात बेटर हुए हैं, पर मोस्टली आर्मी की तरफ से कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से बेनिफिट दिए जाएं उन हालातों में भी जब सर्कमस्टांसेस अच्छी तरह से प्रूव नहीं हो पाती हैं। तो केवल उस समय उनके साथ में जो लोग हैं वही जानते हैं कि क्या सर्कमस्टांसेस थी, जिसको कि आप 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर किसी को समझा नहीं सकते हैं। आप जो बता रहे हैं, कोई नदी है, कोई नाला है, कोई तेज बहता हुआ पहाड़ी इलाके का
जो वहाँ की कश्मीर की नदियाँ बोलते हैं, नार बोलते हैं इनको, उसमें -5, -4, -10 डिग्री का टेम्परेचर होता है, और अगर कोई जना उसमें गिर गया तो बचने की हालात बहुत मुश्किल है जी। तो ऐसी हालात में अभी इसको प्रूव करना कि वो आदमी कूदा है, वो आदमी गिर गया है, या वो पार करते समय अपनी ड्यूटी निभाते समय गिरा है, इस तरह की चीज़ों में प्रॉब्लम आती है कई बार। और जैसा आप बता रहे हैं कि किसी नेगी परिवार के बारे में, मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ से उसकी यूनिट ने और उसके पश्चात भोपाल में एक्स सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत कोशिश की होगी कि इनको इसका पूरा बेनिफिट मिले, और हो सकता है शायद बेनिफिट अभी तक मिल भी चुकी हो। मैं अगर नहीं मिले हैं तो ये बड़ी ख़राब बात है, दुर्भाग्य की बात है। और इसके अलावा शायद अभी पीछे शर्मा जी बोल रहे थे कि फ़ौज के अंदर जो 40%, 45% का देने का जो रिवाज है, वो मैं थोड़ा करेक्शन बताना चाहूँगा जी, कि जो एक पूरा बेनिफिट है, उसकी पेंशन, उसका प्रोविडेंट फंड्स, उसके जो एक्स ग्राशिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है किसी हेड्स में, वो पूरे उसके परिवार को, फैमिली को जाते हैं। केवल जो ग्रुप इंश्योरेंस है उसमें से ये 25 से 33% जो अमाउंट है वो 50 लाख के करीब होता है। इतना अमाउंट पेरेंट्स को दिया जा सकता है, दे दिया जाता है, अनलेस कि पेरेंट्स ना लेना चाहें। इंश्योरेंस की राशि पेरेंट्स को, और बाकी नहीं, इंश्योरेंस में से केवल 25 से 33%। जी। एक जवान की इंश्योरेंस 50 लाख है, ऑफिसर्स की इंश्योरेंस 1 करोड़ है जी। क्योंकि ये इंश्योरेंस इंडिया में एक कंट्री है जहाँ पे आर्मी के ऑफिसर्स जवान अपनी इंश्योरेंस खुद लेते हैं। इसकी हम हर महीने इंस्टॉलमेंट देते हैं अपनी इंश्योरेंस का, और इस इंश्योरेंस के अंदर जो जवानों की 50 लाख की इंश्योरेंस है, इसमें से 25 से 33% तक रोकी जाती है, और अगर पेरेंट्स इसका रिक्वायरमेंट देते हैं तो उनको दिया जाता है। ये मैं बताएं, बाकी जितना अमाउंट्स हैं, उसके पेंशन है, उसकी ग्रेचुटी है, वो पूरी उसकी एनओके, मतलब उसकी पत्नी को जाएगी। उन हालातों में जब उसकी एनओके चेंज नहीं हुआ है, शादी का बहुत बार होता है कि जवान की शादी हुई है, खास करके जवानों में शादी हुई है, उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाए, उसकी शादी के वो कागज़ लेकर नहीं आ पाया है, ऐसी चीज़ों में। पर उसमें अगर एनओके चेंज नहीं हुआ है, तब भी ऐसा नहीं कि उसके जो पुराने एनओके, मतलब पेरेंट्स, उनको पैसा मिल जाएगा। उनको भले वो भी कस्टोडियन उस पैसे के, क्योंकि लीगल आयर उसकी धर्मपत्नी है। जी, चलिए, समय भी समाप्त हो रहा है। पूरे मुद्दे पे जो आपने सुना अनिरुद्ध जी, मैं इस पूरे मुद्दे पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा, आपका विचार चाहूंगा। देखिए, विनायक साहब और सक्सेना साहब ने जो है कहा कि सामाजिक समस्या है, और वाकई में बहुत विचारणीय है। और दूसरी बात, विनायक साहब और सक्सेना साहब ने तकनीकी इनके पहलुओं में बहुत अच्छे से प्रकाश भी डाला। और बात वही है त्रिपाठी जी की आत्मसात करने की। हमारे अगर कि मैं रायपुर शहर की राजधानी रायपुर की बात करूं तो यहाँ से पंकज विक्रम, शहीद ब्रिगेडियर उस्मान जी, अरविंद दीक्षित जी, और ऐसे कई उदाहरण हैं यहाँ पे, जो राजीव दीक्षित जी जिन्होंने अपनी जो है शहादत दी। और उनके इसको लेके जो है राज्य शासन से लेके नगरीय निकाय तक के मतलब सम्मान देने में कभी कोई कमी नहीं की। मतलब उनके वहां पे नगर निगम में, रायपुर नगर निगम में तैली चित्र लगे, कुछ वार्डों का नाम जो हो उनके आधार पे हुआ, कहीं प्रतिमा स्थापित हुई। लेकिन एक जो छत्तीसगढ़ की तासीर है कि यहाँ पे चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की, निर्णय लेने में बहुत तत्काल रही हो। जैसे मदनवाड़ा में नक्सली हमला हुआ तो वहां पर शहादत हुई थी वरिष्ठ पुलिस अफसर विनोद कुमार चौबे जी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, तो तत्काल उन्होंने फैसला लेते हुए उनके जो पुत्र थे सौमिल चौबे, उनको जो है वहां पे बहुत बड़े पद पे उन्होंने कैबिनेट में फैसला हुआ और उनको उनकी पोस्टिंग की गई। डिप्टी कलेक्टर रैंक पे हुई थी और आज वो सचिव स्तर के अधिकारी हो गए। फिर कांग्रेस की सरकार में भी जो है झीरम घाटी हमला हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे बात अलग है, महेंद्र कर्मा जी जो कांग्रेस के नेता शहीद हुए, तो उनके बेटे को जो है उनकी बेटे की पोस्टिंग अधिकारी पद पर हुई और वो भी फैसला कैबिनेट में हुआ।
तो बात घूम फिर के वही आ रही है कि आज जो मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरीके का जो इतना बड़ा फैसला लिया शहीदों के नाम पे और उनके परिवार के वालों के नाम पर, तो कम से कम एक सोचने की जो है एक बिंदु दिया है, एक सोचने की उस बिंदु पे जो शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ में भी होनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ में ही क्यों, अगर कि दीगर राज्यों में भी अगर कहीं ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया हो तो वहां पर भी उठाया जाना चाहिए। जी चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद अमित शर्मा जी, गुंजन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, विनायक साहब आपका भी बहुत, सक्सेना जी आपका और लिप जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की शहीदों के बुजुर्ग माता पिता को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मिले राहत के मरहम की। वाकई सरहद पर मर मिटने वाले शहीदों के बुजुर्ग माता पिता को सहारा देने का सरकार का ये कदम बेहद सराहनीय है और दूसरे राज्यों के लिए एक सीख भी, क्योंकि शहीद सैनिकों की विधवाओं के साथ साथ उनके बुजुर्ग माता पिता का भी ख्याल रखा जाना सरकार और समाज का फर्ज है। चाहिए अब शहीदों के बुजुर्ग माता पिता को राहत का मरहम। बेटा तो अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो गया और वृद्ध माता पिता बेटा विधवा पत्नी की दूसरी शादी कर लेने के बाद उपेक्षा का शिकार शहीद सैनिकों के जन्मदाता माता पिता चाहते हैं कि मुआवजा राशि में उनका हिस्सा भी तय किया जाना चाहिए। इन बुजुर्ग माता पिता का दर्द यह है कि जिस तरह से भी हो मुद्दा निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है उसी तरह से अन्य राज्यों में अगर ये फैसला होगा तो ये एक सराहनीय कदम होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।